नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पे। यहाँ पे हम जो है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में टॉपिक वाइज हमारी जो एक श्रृंखला चल रही है उसमें आज की हमारी ये अगली क्लास है। और इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन और जो पशुपालन से संबंधित या फिर कृषि से संबंधित जो हमारी योजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि जो हमारे जो पशुपालन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और जो कृषि है कृषि के कृषि में भी बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है हमारा जो उत्पादन है वो अधिक हो और हमारे राज्य की जो एसजीडीपी है यानी कि जो हमारे राज्य की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बढ़ाया जा सके और हमारे राज्य की विकास दर और राज्य के साथ साथ देश की विकास दर में भी हम अपने प्रदेश की तरफ से योगदान कर सके। तो पिछली क्लासेस में आपने पहले मृदा देखा, फिर कृषि देखा। अब हम आज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है या उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में जानेंगे। और उनको जानने से पहले आप सभी को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों में शेयर अवश्य करना है। तो इसी के साथ में हम शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को, ज़्यादा जो है टाइम न वेस्ट करते हुए। आज की क्लास आप स्क्रीन पे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित योजना है। तो कृषि आपने देख ली, उत्तर प्रदेश में 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। हमने बताया कि रबी में कौन-कौन सी फसलें होती हैं, आपका खरीफ में कौन-कौन सी फसलें होती हैं, जायद में कौन-कौन सी फसलें होती हैं। ये सब चीजें देखिए, उसके बाद में अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन। तो जो पशुपालन क्या पशुपालन पशुपालन में हम देखेंगे राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई थी। जो हमारी राज्य सरकार थी उत्तर प्रदेश की, इसमें जो पशुपालन विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी 1944 में। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि ये जो है स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1944 में ही इसकी स्थापना हुई थी, जबकि हमारा देश आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो लेकिन जो पशुपालन विभाग की स्थापना जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप था, उसी में जो सरकार के गठन था उसने क्या किया था कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। कब? 1944 में। पशुगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 68 मिलियन है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या? अब जैसे हम लोगों की जनगणना होती है, जन माने होता है लोग और गणना माने गिनती करना, यानी कि लोगों की गिनती करना क्या कहलाता है, जनगणना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पशुगणना। क्या? पशुगणना यानी कि जो हमारे देश में कितने पशु हैं, अब एक एक का तो कान पकड़ पकड़ के नहीं गिन सकते, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे उनकी गणना करते हैं ताकि हमें एक एग्जैक्ट डेटा मिल सके। तो जो पशुगणना होती है वो हमारी कब हुई थी, 2019 में। तो 2019 की जो पशुगणना है उसके अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 68 मिलियन है। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य में पशुओं की सर्वाधिक जनसंख्या है। आप सॉरी पशु संख्या है, ये आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस प्रदेश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि वो कौन सा प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है। अगला है पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। अब जब पशु हैं तो वो बीमार भी होंगे, जैसे हम आप बीमार होते हैं, पता चला कहीं उल्टा सीधा, इस समय तो गर्मी है, कहीं कुछ खा लिया समोसा पकौड़ा, पता चला सब समोसा पकौड़ा हो रहा है दिन भर। तो इसी तरह से क्या है कि जब जानवर हैं तो वो भी कुछ खाते पीते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, तो फिर उनके लिए क्या खोला गया, पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। हम लोगों के लिए क्या है, एम्स खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए।
तो और पशुओं के लिए क्या है, तो पशुओं के भी इसी तरह से हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ कम कम मात्रा में। ऐसा नहीं है कि हम आपकी तरह, अब जानवर हम आपकी तरह उल्टा सीधा खाते भी नहीं है कि इंसान का खाना जानवर खाने लगे। जो जानवरों का अपना खाना है वो वही खाते हैं। जो शाकाहारी है वो शाकाहार ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शाकाहारी है उसके बावजूद भी वो मांसाहार में घुस जाए, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए क्या है कि जो जानवरों की देखरेख के लिए क्या किया गया, पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ में खोला गया, जो कि लखनऊ में है। अगला है पशु चारा बैंक, झांसी में स्थित। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब पशु खाते क्या है, पशु खाते हैं चारा। क्या खाते हैं, चारा। तो जो जानवरों के लिए तो चारा बैंक खोला गया, उसका मतलब ये है चारा बैंक खोलने का कि पशुओं को मतलब किस प्रकार का चारा दिया जाए ताकि उनमें बीमारियां कम हो सके, वो अपने आप का डेवलपमेंट जल्दी कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक चारा बैंक खोला गया, कहाँ पर, झांसी में। तो ये आपका पॉइंट याद रखना है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 गोवंशीय पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। अगर आपसे पूछ, अभी जो हमारे योगी बाबा जी सरकार में आए थे, तो उन्होंने जो गोवध था, गोवध के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक्शन लिया था कि आप गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं। जैसे जो लोग पहले जो गायों की हत्या पकड़ के लिए ले जाते थे, फिर उनकी हत्या करके उनका मांस वांस बेचते थे। तो जो हमारे योगी बाबा है, उन्होंने क्या किया था, जो गोवध था उस पर बहुत बड़ी रोक लगाई थी। अब ये नियम तो पहले भी था, जब योगी बाबा नहीं थे तब भी ये नियम था, लेकिन इसका क्या था, सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था। जो कि बाबा जी ने क्या किया, सख्ती से इसी अधिनियम का पालन कराया, और इसी के थ्रू क्या किया, गोवंशीय पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम आपका है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 का। ये 1955 का अधिनियम है, कब का है, 1955 का। अगला पॉइंट है आपका, गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की। अब देखिए, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, 1944 में। जबकि गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, वो आपकी की गई 1999 में। कब गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई, 1999 में। जबकि पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी आपकी 1944 में, यानी कि 1944 में। अगला पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया। किसे, कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। अब कुक्कुट पालन ये क्या है, इसे हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि का दर्जा प्रदान किया कि जो कुक्कुट पालन है वो भी एक तरह का क्या है, वो भी कृषि के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है, प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की। आपसे एग्जामिनर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मत्स्य विभाग की स्थापना प्रदेश में कब की गई, या फिर पूछेगा कि किस को कृषि का दर्जा हाल ही में दिया गया, आपको दे देगा कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, इसी तरह से आपको बताएगा। तो आपको क्या बताना है कि कुक्कुट पालन जो है, इसे अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है, आपका कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। अब देखिए याद रखना, एक तो कुक्कुट पालन हो गया आपका, और एक 2015 में जो मत्स्य पालन है यानी कि मछली पालन है, इसे भी क्या किया गया है, आपका कृषि का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा पॉइंट, पशुपालन राज्य में खेती के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला व्यवसाय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा व्यवसाय किसमें है, आपका कृषि में। किसमें है, आपका कृषि में है। और उसके बाद में अगर किसी चीज में व्यवसाय है तो वो कहाँ पर है, वो है आपका किसमें, पशुपालन में। किसमें, पशुपालन। तो सबसे पहले आपका कृषि, उसके बाद में आपका पशुपालन। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि पशुपालन राज्य में खेती के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला व्यवसाय है। क्या, रोजगार देने वाला। सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है हमारे प्रदेश में, कृषि। कौन सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रोजगार है। उसके बाद में आपका पशुपालन आ जाता है। क्या, पशुपालन। अगला पॉइंट, 1976 में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। कब, 1976 में दुग्ध विकास विभाग। किसका, दुग्ध विकास विभाग और
राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। कब? 1976 में, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया। जो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसका गठन कब किया गया था आपका? 1962 में। प्रदेश एवं देश के प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में की गई थी। कहाँ की गई थी आपकी? लखनऊ में की गई थी। कब? 1938 में। ये यहाँ से जो पॉइंट आपके शुरू होते हैं, ये आपके ऑपरेशन फ्लड से लेकर के शुरू होंगे और यहाँ से आपके और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड एक का शुरू किया गया। कहाँ कहाँ शुरू? आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। पहले तो नंबर में अगर पूछे कितने जिले? 3 जिले। और अगर पूछे वो कौन कौन से जिले, तो आपको याद रखना है कौन कौन से जिले? वाराणसी, मेरठ और बलिया। इन 3 जिलों में जो ऑपरेशन फ्लड है वो 1973 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में। जबकि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया था? केंद्र सरकार ने आपका शुरू किया था 1970-71 में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1973 में। और कहाँ पे? वाराणसी, मेरठ और बलिया जिलों में शुरू किया गया। कहाँ पे? वाराणसी, मेरठ और बलिया जिलों में। अब जब ये वाला ऑपरेशन हो गया तो अगला ऑपरेशन आया ऑपरेशन फ्लड 2। इसका आपको सिर्फ टाइमिंग याद रखनी है कि ऑपरेशन फ्लड 1 कब शुरू हुआ और ऑपरेशन फ्लड 2 कब शुरू हुआ और ऑपरेशन फ्लड 3 कब शुरू हुआ। तो दूसरा आपका शुरू हुआ 1982 से 1987, यानी कि ये चला आपका लगभग 5 साल का, लगभग 5 साल। ऑपरेशन फ्लड 3 ये आपका 1987 से 1996-97, ये भी आप ये चला आपका लगभग 9 साल, लगभग 9 साल आपका ये ऑपरेशन फ्लड 3 चला। तो याद रखना है, पहला 1970-71 में स्टार्ट हुआ, केंद्र सरकार ने शुरू किया। फिर 1973 में क्या हुआ कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मेरठ और बलिया जिले में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड 2 आपका 1982-83 में स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन फ्लड 3 1987 में स्टार्ट हुआ। अगला पॉइंट है, प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र मथुरा जिले में स्थापित किया गया। तो सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र है वो हमारा कहाँ पे स्थापित है? मथुरा में। और मथुरा में और क्या है? ऑयल रिफाइनरी भी आपकी मथुरा में क्या है? ऑयल रिफाइनरी। ये कहाँ है? ये भी आपकी मथुरा में है। अगला है, प्रदेश के एकमात्र गांव दुग्ध संयंत्र की स्थापना कन्नौज में की। कहाँ पर? कन्नौज। प्रदेश के एकमात्र गांव दुग्ध में, मतलब ऐसा कौन सा गांव है जहाँ पे दुग्ध संयंत्र की स्थापना है? तो कहाँ पे है? कन्नौज जिले का एक गांव है जहाँ पर क्या है? आपका दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन सी दुग्ध नीति लागू है, तो आपको बताना है कि वर्तमान में 2018 की दुग्ध नीति लागू की गई है। कौन सी? वर्तमान में जो सन 2018 की दुग्ध नीति लागू की गई है। अब कुछ पुरस्कार हैं, उन्हें देखेंगे। इस जो आपका दुग्ध पालन मतलब पशुपालन में जो आपका डेयरी मतलब दूध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है, इससे संबंधित कुछ पुरस्कार है। पहला है आपका नंद बाबा पुरस्कार योजना। कौन सा? नंद बाबा पुरस्कार योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पशुपालन को बढ़ावा देने एवं दुग्ध उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए। क्या ये किन लोगों को दिया जाता था? इसलिए दिया जाता था कि लोग क्या हो, पशुपालन को बढ़ावा मिले और जो पशुपालन करने वाले जो और जो दुग्ध उत्पादक है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो सके। प्रतिस्पर्धा मतलब एक कंपटीशन हो सके। जैसे आप क्या है, आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपका क्या है? आपकी प्रतिस्पर्धा है कि कौन सबसे अच्छा करेगा और जो सबसे अच्छा करेगा वही क्या होगा? वही एग्जाम में सेलेक्ट होगा। सेम इसी तरह से क्या है, अब पता चला हमने भी गाय पाल रखी है, हमने भी भैंस पाल रखी है, हमारे पड़ोसी ने भी पाल रखी है, एक और पड़ोसी ने पाल रखी है, एक और पड़ोसी ने पाल रखी है। अब हमने जानवर को अच्छा बहुत अच्छा खिलाया,
तो हमारे जानवर ने ज्यादा दूध दिया, तो क्या होगा, उससे एक तो हम मुझे फायदा होगा, दूसरा क्या है, सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों को जो प्रतिस्पर्धी रूप से सबसे आगे होते हैं पशुपालन में या दुग्ध विकास में, तो उनको क्या करती है, पुरस्कार स्वरूप में उन्हें सम्मानित करती है। तो नंद बाबा पुरस्कार योजना ये आपकी किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर। अगला है आपका गोकुल पुरस्कार योजना, ये किस चीज के लिए है, इसका उद्देश्य, इस योजना का क्या है, तो इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने एवं उन्हें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु उत्प्रेरित करना। अब इसमें क्या है, जैसे हमने मान लीजिए हमारे जो लोकल इंडस्ट्री, मतलब हमारे देश के जो गाय या जो नस्लें हैं उन्हें हमने रखा, उनमें भी है कि जब आप कश्मीर में जो है आप देखिए कि 12 महीने क्या है, ठंडा रहता है, तो जो वहाँ की जो नस्ल है जानवर की, वो शायद हम अपने यूपी में नहीं रख सकते, या फिर अगर आप और नीचे उतर जाए, आप तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में उस तरह वो नस्ल नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि उसको ठंड में रहने की आदत है। और जो हमारे दक्षिण साइड में है उसमें क्या है, वहां से गर्मी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को इस पुरस्कार के थ्रू क्या किया है, दुधारू पशुओं को रखने के लिए उत्प्रेरित करने, यानी कि जो अच्छी किस्म के जानवर हैं, जो अच्छा दूध उत्पादन करते हैं, उनको हम पैसे वहां से यहाँ रखें, या फिर विदेशों में जो नस्लें हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, उन्हें हम अपने देश में लाएं, उनका कैसे रख रखाव करें। तो इस तरह इन सब चीजों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आपका गोकुल पुरस्कार योजना। अब इसके तहत क्या है, इसमें जो पूरा प्रथम पुरस्कार है वो कितना है, 1.5 लाख रुपए, कितना, 1.5 लाख रुपए। द्वितीय पुरस्कार है 2 लाख रुपए, कितना है, 2 लाख रुपए। और तृतीय पुरस्कार है 50,000 रुपए, क्या है, 50,000 रुपए। अगली योजना है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। कामधेनु डेयरी योजना की जगह योगी सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही। जो ये योजना थी, इसका पहले नाम क्या था, कामधेनु डेयरी योजना, क्या था, कामधेनु डेयरी योजना इसका नाम था। और इसकी जगह पे जब योगी बाबा आए तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। अगला हमारा है कृषि नीति या कृषि योजनाएं या फिर कृषि नीति, कृषि कार्यक्रम। इनको देखेंगे, बस 1 मिनट दीजिएगा। तो देखें कृषि नीति, उनसे संबंधित योजनाएं या फिर कार्यक्रम। तो जो कृषि हमारे यहाँ पे कौन सी निर्यात नीति इस वर्तमान में है, कौन सी है, कृषि निर्यात नीति 2019। क्या, कृषि निर्यात नीति 2019। निर्यात का मतलब क्या है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का मतलब आना और निर्यात का मतलब जाना। जब हम कहीं से बाहर से कोई चीज मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात, और जब अपने यहाँ से कोई चीज बाहर भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात। तो यहाँ पे कृषि निर्यात नीति, इसका मतलब ये है कि हम जो भी कृषि से जो प्रोडक्ट है, और जैसे गेहूं जो भी उत्पादित होता है, उनका हम निर्यात करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका निर्यात करते हैं। तो उसके लिए हमें नीतियां बनानी पड़ती हैं कि हम कैसे उसको निर्यात करेंगे, कहाँ से निर्यात करेंगे, किसको निर्यात करेंगे। तो इन सब चीजों के लेकर के क्या है, योजना बनती है। तो उसी में कौन सी योजना है, आपको कृषि निर्यात नीति 2019। अब इसके बारे में देखेंगे। इसमें है सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी दी थी। कब, सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी दी थी। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, इस नीति का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना। क्या, अब इस नीति का उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य आपसे पूछे तो उद्देश्य क्या था, किसानों की आय में वृद्धि करना। क्या, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना। जो कृषि क्षेत्र है हमारा उसमें निर्यात को बढ़ाना। अगला, अंतरराष्ट्रीय बाजार का आकलन करना। क्या, अंतरराष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, निर्यात योग्य उत्पादों को वैश्विक अवसरों से जुड़ी जानकारी किसानों तक
किसानों तक पहुंचाना। इसके उद्देश्य ये थे कि किसानों की जो आय है उसको दोगुना किया जा सके, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाया जा सके, कि जो हमारे यहाँ पे जो कृषि से जो चीजें हमारे यहाँ पैदावार होती है उसे क्या है उसको निर्यात किया जा सके। जब निर्यात होगा तो क्या होगा कि हमारे प्रदेश में पैसा आएगा, और हमारे प्रदेश में पैसा आएगा तो हमारा प्रदेश जो है ऊंचाइयों को छुएगा, हमारे प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, तो उसका क्या है विकास अच्छा होगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, यानी कि हम ये पता करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि उस देश में किस चीज की डिमांड है, और वही चीज हम अपने प्रदेश में क्या करें, कृषि के रूप में उसको पैदा करें, और फिर हम क्या करें उस देश को उस चीज को निर्यात कर दें। इस चीज का आकलन करना। फिर निर्यात योग्य उत्पादों को वैश्विक अवसरों से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुंचाना। वही चीज है कि जब जो उत्पाद है जो हमारे विदेशों में जिनकी डिमांड है, तो उन्हें क्या करें, हमें वो जानकारी हमें अपने किसानों तक दे दे, जिससे कि किसान क्या करें उस चीज का उत्पादन करें, और उससे क्या होगा, उससे उन्हें पैसा आएगा, और तभी क्या होगा उनकी आय में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है इस नीति में, इस नीति के जरिए प्रदेश सरकार की मंशा राज्य से होने वाले कृषि निर्यात को 2024 तक वर्तमान कृषि निर्यात मूल्य से दोगुना करना है। जब यह नीति लाई गई थी तो इसमें गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा था, मंशा यानी कि उसका टारगेट ये था कि जो 2019 में जितनी भी कृषि निर्यात हो रहा है, यानी कि जितने भी रुपए का या फिर जितना भी आपका जितने भी क्विंटल या मिलियन टन जो भी निर्यात हो रहा है, तो सरकार ने इस नीति को लाने के समय एक टारगेट रखा था कि 2024 में सन 2024 तक क्या करेंगे हम, जो हम जितना भी निर्यात कर रहे हैं अपने प्रदेश से उसे हम ठीक दोगुना कर देंगे। जैसे मान लो 2019 में ये 5 मिलियन टन निर्यात करते थे, तो इनका टारगेट हो गया कि 2024 में ये 10 मिलियन टन हम क्या करेंगे निर्यात करेंगे, क्या करेंगे निर्यात करेंगे। तो ये आपके पॉइंट है कृषि निर्यात नीति से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इसमें से पूछने के पूरे चांसेस है। अगला है कृषि पार्क। अगला पॉइंट है कृषि पार्क। कृषि पार्क ये क्या होता है, किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी तथा सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए गए। क्या कृषि पार्क स्थापित किए, कितने, 4, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए। क्यों स्थापित किए, किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए। होता क्या है, आप शायद आप लोग जानते हो कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं, वो बहुत ही मेहनत करते हैं। उस मेहनत के लिए उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। क्या, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। हम आप क्या करते हैं, अभी इतनी गर्मी लग रही है, एसी चला के लेट जाएंगे, फैन चला के लेट जाएंगे, मच्छर लग रहे हैं तो ऑल आउट लगा लेंगे, गुड नाइट लगा लेंगे। अब तो वो एक अगरबत्ती आती है, शाम को सबके ऊपर उतार दो, मच्छर गायब। तो ये लगा, लेकिन किसान इस भीषण गर्मी में क्या है खेतों में होता है, पूरी रात को अगर वो खेत में काम चल रहा है तो पूरी रात इस गर्मी में मच्छरों के बीच खेत में सोता है, तब हमें क्या पैदा मिलता है, अनाज जो हम खाते हैं। तो हमें किसानों का बहुत ही सम्मान करना चाहिए। तो जो किसान है, होता क्या था, जैसे किसान ने फसल बोई, क्या है किसान ने फसल बोई, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसान ने आलू बोया। अब आप अगर मार्केट से अभी 1 किलो आलू लेने जाओ तो शायद इस समय पे आप 1 किलो आलू की कीमत लगभग 30 रुपए है। कितना है, 30 रुपए। लेकिन अगर आप किसान से पूछे जा करके कि आपने 1 किलो आलू की कीमत अपने खेत में जब उसकी खुदाई हुई थी तो आपने क्या मतलब ली थी, तो किसान आपको बताएगा कि मुश्किल से 3 या 4 रुपए। कितना, मुश्किल से 3 या 4 रुपए। किसान 3 या 4 रुपए में अपना आलू बेचता है, लेकिन जब वही मार्केट में खरीदने जाता है तो उसे 30 रुपए से 35 रुपए किलो में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये लोचा कहाँ है, ये लोचा कहाँ है, ये बिचौली है। क्या बिचौली है, कि पैसा है, किसान से गए बल्क में आलू खरीद लिया, उसको भर लिया, उसको वहां ले गए, फिर वहां से मंडी गया, मंडी से फिर वहां गया, वहां से वहां गया, और फिर आकर के आपका जो हॉकर्स में जो बेचते हैं उनके पास गया, उन्होंने उस पर मार्जिन लिया, फिर उन्होंने फिर आपको ला करके, मतलब एक चैन सी है, एक क्या है, एक साइकिल सी है, जहां से आकर के किसान के पास से आलू जी गया, और यहाँ से किसी और ने लिया, फिर ठेकेदार ने लिया, फिर इसको मंडी ले गया, मंडी में फिर वहां पे मार्जिन लगा, वहां गया, और यहाँ से आकर के फिर किसान को मिला। यहाँ चला था आपका 4 रुपए किलो, और यहाँ आपका हो गया ये
₹35 किलो। तो किसान को क्या मिला? ₹4 किलो। अब वही किसान लेने गया तो मिला आपको ₹35 किलो। तो इसीलिए है क्या कि किसान या गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि कृषि पार्क बना दिए। क्या? कृषि पार्क बना दिए हापुड़ में, लखनऊ में, वाराणसी में, सहारनपुर में, कि किसान जो है अपना जो भी उसका उत्पाद है उसे ला करके डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, बेच सकता है। अब जब डायरेक्ट बेचेगा, मान लीजिए वो ले जा करके उसने डायरेक्ट ₹30 में न बेच के ₹15 में भी बेचा, तो जिसने खरीदा उसका भी फायदा हुआ कि वो ₹30 में खरीद रहा था, उसने ₹15 में खरीद लिया। और जिसने बेचा यानी कि किसान का भी फायदा हुआ कि उसका ₹3 किलो आलू बिक रहा था, वो उसका कितने में बिक गया? ₹15 में बिक गया। तो इसलिए हमें क्या हुआ, कृषि पार्क की जरूरत पड़ी और हमने कृषि पार्क बनाए। वो कहाँ पे है आपके? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी तथा सहारनपुर में। आगे देखिए, प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत ग्राम पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी किसान मित्र योजना चलाई जा रही है। अब किसान जो है, अब किसान बेचारे इतने भोले वाले होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि सरकार ने कौन सी योजनाएं हमारे लिए चलाई है या हमें कौन कौन से लाभ सरकार दे रही है। तो इसके लिए क्या किया, एक योजना आई कि सॉरी किसान मित्र योजना। क्या? किसान मित्र योजना। इसके द्वारा क्या किया गया कि हर एक ग्राम पंचायत में एक किसान मित्र को नियुक्त किया गया, जिसे कुछ जानकारी होती है थोड़ी सी कि हाँ वो गवर्नमेंट किसानों के लिए कौन कौन सी स्कीम चला रही है, कौन कौन से उनको सब्सिडीज दे रही है, ताकि किसान उनका लाभ उठाएं और अपनी आय को बढ़ा सकें। एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे हम कहते हैं KCC। क्या? KCC। ये योजना क्यों लाई गई? ये योजना इसलिए लाई गई और यह किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे किसान को मान लो 10 बीघा खेत बोना है या उसकी जुताई करानी है, उसके पास पैसा नहीं है। अब उसके पास जब पैसा नहीं है तो किसी से उधार लेता है, उधार लिया, उधार वाले ने उस पर इंटरेस्ट लिया उसने 20%। अब जब तक पता चला वो पैसा लगा, उसमें खेती में अनाज पैदा हुआ, उसने बेचा, तब तक वो उसका इंटरेस्ट भर का ही पैसा रहा, मूलधन उसका नहीं खत्म हो पाया। मूलधन उसका खत्म नहीं हो पाया, तब तक अगली बार फिर बुआई आई, फिर उसने पैसा लोन लिया। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया, जिसमें किसान ने कहा कि आप जो है जब बुवाई करें, आपको मतलब जब भी जरूरत हो, बुवाई जुताई और मतलब जब भी आपको जरूरत हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार से ऋण ले सकते हैं। आपको बीज खरीदना है, आपको उर्वरक खरीदने हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सरकार से ऋण लेंगे। और यह ऋण आप 1 साल के अंदर, यानी कि जब आपकी फाइनली फसल कटेगी तब आप इसको चुका दें। और आपसे क्या है, गवर्नमेंट आपको क्या देगी, सब्सिडी देगी। यानी कि बाहर आप अगर 10% पे पैसा लेते थे, तो यहाँ पे सरकार आपसे, और 10% जो गांव में पैसे मिलते हैं किसानों को, उनको 10% पर एनम नहीं होता है, वो उनका होता है 10% पर मंथ। यानी कि अगर 10 महीने पैसा रोक लिया तो जितना लिया था उतना दे दो, उसके अलावा में उतना फिर से दो। तो इसको याद रखेंगे। तो सरकार ने क्या लाई, सरकार लाई आपकी KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये कब आई थी, ये 1999-2000 से चलाई गई। क्या? 1999 से 2000 में लाई गई। किसानों को समय से कृषि कार्य हेतु बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में यह योजना 1999-2000 से चलाई जा रही है। ठीक है, तो KCC आप समझ गए। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन लखनऊ में 1998 में किया गया। कब किया गया आपका? 1998। क्या? भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा? भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। कहाँ पे आपका? ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। अगला, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भूमि सुधार निगम है इसकी स्थापना कब की? तो जो भूमि सुधार निगम है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी।
ऊसर भूमि सुधार परियोजना राज्य के 29 जिलों, आपसे ये पूछता है एग्जाम में, आप कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है कि ऊसर जो भूमि सुधार परियोजना है वो राज्य के कितने जिलों में चलाई जा रही है। तो कितने जिलों में चलाई जा रही है आपकी? 29 जिलों में चलाई जा रही है। कितने जिलों में? 29 जिलों में चलाई जा रही है। अगला है किसान उदय योजना। कौन सी? किसान उदय योजना। यह योजना दिसंबर 2017 में शुरू की गई। तो किसान उदय योजना है वो आपकी 2017 में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें आधुनिक उपकरणों की जानकारी देना और कम खर्च वाले उपकरण उपलब्ध करना। इस जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि किसान क्या है, वो इतने बेचारे, मैंने अभी आपको बताया, इतने भोले वाले, इतने सीधे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वो पहले होता था, बैल से जो खेत जोतते थे, मतलब उसकी जुताई करते थे, तो क्या करते थे, वो सुबह से जाते थे 4 बजे और 10 बजे आते थे 2 बीघा खेत जोत के, मतलब 6 घंटे में। अब आज क्या है, आधुनिक उपकरण आ गए, ट्रैक्टर आया, अब ट्रैक्टर लेके गए और 10 मिनट में 2 बीघा खेत जोत के घर चले आए। तो इससे क्या हुआ, समय की बचत हुई। अब इस समय को किसान दूसरे काम में लगाता है और क्या करता है, अपनी आय में वृद्धि होती है इससे। तो इस योजना से क्या किया गया, किसानों को जानकारी दी जाए, इससे आधुनिक उपकरणों से खेती करने की, कि आप ऐसे न करके, पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब ट्रैक्टर ट्राली चलने लगा, कि ऐसे खेती न करके आप ऐसे खेती करिए जिससे आपको अधिक लाभ होगा और कम खर्च वाले उपकरण उपलब्ध कराएं। कैसे उपकरण? कम खर्च वाले उपकरण उपलब्ध कराएं। अगला है आपकी योजना, कौन सी? किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी? किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 बार लगा लो इसमें इंपॉर्टेंट, ऐसे कर लो। किसान सम्मान निधि योजना, सबसे पहला आप इसमें प्रश्न है, इसकी शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को। कब? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत की किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से? इसे गोरखपुर से शुरू किया। कहां से? गोरखपुर। जो किसान सम्मान निधि योजना है वो, उसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से शुरू की है। अब ये योजना है क्या? इसमें गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार क्या करती है कि आपको, यानी कि किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष क्या करती है? देती है। किसके लिए? ताकि वो समय से अपना बुआई कर सके, उनको जब भी पैसे की जरूरत है तो उसको पूरा कर सके। और ये पैसा 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में दिया जाता है। पॉइंट है, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपए 2 हजार की 3 किस्तों में मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। इस योजना से देश में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। सीधी सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा लोग खेतीहर भी होंगे, किसान भी होंगे। और उनको जब सबसे ज्यादा हैं तो उनको क्या है, जब प्रति किसान है तो सबसे ज्यादा लाभान्वित किस देश के किसान होंगे, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। किस प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के। अगला पॉइंट है, मंडी परिषद द्वारा किसानों हेतु मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना चलाई जा रही है। आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो किसके द्वारा चलाई जा रही है? आपकी मंडी परिषद के द्वारा। अगला है, मंडी परिषद द्वारा कृषक हेल्पलाइन नाम से एक योजना चलाई जा रही है। किससे? कृषक हेल्पलाइन नाम से एक योजना चलाई जा रही है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है अगला पॉइंट, प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में। आपको सीधा याद रखना है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम 1954। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम 1954। प्रदेश में किसान वही योजना 1992। कब? 1992। चकबंदी कार्यक्रम 1954, किसान वही कार्यक्रम 1992। केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय अभिलेख तैयार किए जाने संबंधी स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वामित्व योजना प्रदेश में कब आई? 2020।
कब? स्वामित्व योजना 2020। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के तहत सितंबर 2019 से संचालित है। जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, ये कब से शुरू है? 2019 से, और इसको संचालित कौन करता है? राजस्व विभाग। क्या? उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग इसे संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के कृषकों को दुर्घटना बस मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक, ये आपका अंतिम है। उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक, इसके द्वारा कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? जो केसीसी था, जो केसीसी में जो आपका लोन मिलता था, वो 1 साल के लिए मिलता था। क्यों? वो मिलता था आपको उर्वरक खरीदने के लिए, आपको बीज खरीदने के लिए, आपको पानी की सुविधा देने के लिए किसानों को। अब उसको पता है बैंक को कि क्या है, आप खेती की जो पैदावार है वो कितने साल में हो जाएगी? 1 साल के अंदर हो जाएगी, और 1 साल में आपको हमें पैसा वापस करना होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक है, इसने जो ये जो ऋण देती है, ये आपको लॉन्ग टर्म देती है। कैसी देती है? लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि ये आपको ऋण देती है कि आप क्या है, उपकरण खरीदें। क्या खरीदें? उपकरण खरीदें। अब इतना पैसा 1 साल में ऐसा तो है नहीं कि उपकरण से पैसा आ जाएगा तो आप 1 साल में चुका। इसीलिए बैंक क्या है, आपका लॉन्ग टर्म ऋण देती है, जिससे कि किसान उपकरण खरीद सके और उन उपकरणों का जो पैसा है वो धीरे धीरे चुका सके। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे, जो आपका पशुपालन है और जो योजनाएं हैं वो हमारी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम आप सबके सामने फिर से रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जी जान लगा करके मेहनत करें, ताकि आपके माता पिता आप पे जो उन्होंने आशाएं की हैं, आप पे जो उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं, वो आप उनकी पूरी कर सकें। धन्यवाद। राधे राधे।